साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन लेके। ये एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन है, ये निम्मी असाइनमेंट जो क्वेश्चन बैंक है उसके ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आईटीआई के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आजकल आईटीआई में जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम होने लगे हैं। और सीबीटी एग्ज़ाम जो है, सीबीटी एग्ज़ाम के अंदर सीबीटी एग्ज़ाम में जो है इस पीडीएफ से, यानी ये 4 पीडीएफ जो है ये होती है आईटी इलेक्ट्रिशियन के अंदर 4 पीडीएफ है। उन पीडीएफ से ही ये जो पूरा पेपर जो है वो बनाया जाता है। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो है ये सीबीटी एग्ज़ाम जो इस बार फर्स्ट ईयर का एक जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से आप समझिए कि आपके जो ट्रांसफॉर्मर में जो ऑफलाइन क्लास में शायद थ्योरी का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। तो अब जो है आप इसके जो क्वेश्चंस है उसको आप पूरा क्लियर कर लीजिए। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कई कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसे देखे हैं मैंने जिनके अंदर इस निम्मी असाइनमेंट वाली पीडीएफ से जो क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। तो अभी अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के इन क्वेश्चंस पे। तो 218 से नंबर क्वेश्चन से ये स्टार्ट है। उससे पहले जो है ये अलग चैप्टर के क्वेश्चन हैं। इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर यानी व्यावसायिक सुरक्षा और सावधानियां वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन में करवा चुका हूं। उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये अभी 218 से नंबर से क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं धीरे धीरे आपको अपलोड कर दूंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को आप देखिए कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है, यानी किसके कोर का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कोर के बताए गए हैं कि पहली ऑप्शन में आपको बताया गया कि रिंग कोर ट्रांसफॉर्मर आप प्रयोग करेंगे, या फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करेंगे, या सिलिकॉन स्टील कोर वाला प्रयोग करेंगे, या ग्रेन ओरिएंटेड कोर वाला ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करेंगे। पहले तो मैं ऑप्शन डी पर बात कर लेता हूं कि ऑप्शन डी के अंदर जो है ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफॉर्मर बताया गया है। ये ग्रेन ओरिएंटेड कोर जो है ये शॉर्ट में आपको बताया गया है। वैसे ये इसका पूरा नाम जो है ये सीआरजीओ होता है। अगर फुल में इसको बोलें तो सीआरजीओ जो है इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म इसकी जो है वो होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यानी एक विशेष प्रकार का मटेरियल है जिससे ये ट्रांसफॉर्मर की कोर जो है ये बनाई जाती है। अभी क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर, यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफॉर्मर में फेराइट कोर जो है वो प्रयोग की जाती है। ऑफलाइन क्लास में भी मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट 219 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, देखिए पहले बात कर लेता हूं कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर जिनके अंदर जो लॉस होते हैं यानी जो हानियां होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, यानी बिल्कुल ज़ीरो लॉस जो होते हैं वो वाले ट्रांसफॉर्मर अपने आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज जिसको E1 या V1 लिखा हुआ है, और माध्यमिक वोल्टेज यानी E2 और V2 लिखा गया है, के बीच में क्या संबंध होता है। एक ही आपको फेजर आरेख बताया गया है। इस फेजर आरेख में आपको ये चेक करना है कि ये जो है E1 और V1 में क्या संबंध होता है। कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो E और V जो है ये दोनों वर्ड अलग अलग वोल्टेज के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में एप्लीकेबल किए जाते हैं। ये V जो है ये होता है आरोपित वोल्टेज, यानी प्राइमरी में जो वोल्टेज अपन द्वारा दिया गया है या जो स्रोत से जोड़ा गया है वो वाला वोल्टेज V से दिखाया जाता है। और सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ या प्राइमरी में उत्पन्न ईएमएफ जो है वो E से दिखाया जाता है। प्राइमरी का वोल्टेज E1 से और सेकेंडरी का उत्पन्न ईएमएफ E2 से दिखाया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो अलग ये पूछी गई है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में E1 V1 और E2 और V2 में क्या संबंध होता है। फेजर आरेख जो है केवल आपको ये दर्शाने के लिए ही बताया गया है। तो यहाँ पर आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोला गया है तो इसके अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है, यानी E1 बराबर होता है V1 के और E2 बराबर होता है V2 के। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो लॉस फ्री है वही बराबर 100% आउटपुट दे सकता है, यानी
ये आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है 100% होती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे नॉर्मली ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो उत्पन्न ईएमएफ जो है वो कम होता है और आरोपित वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 220 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। सबसे पहले बताएं कि कंजर्वेटर क्या होता है। देखो ये ट्रांसफार्मर का जो है ये मेन टैंक है और मेन टैंक के ऊपर जो है एक छोटा ऑयल टैंक और लगा हुआ होता है। तो ये वाला जो टैंक है इसी को अपन जो है कंजर्वेटर कहते हैं। और ये कंजर्वेटर जो है जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, यानी इसमें अत्यधिक धारा अगर लोड जोड़ दिया जाता है तो हाई करंट की वजह से ये जो इसके अंदर ऑयल मेन टैंक में जो ऑयल भरा हुआ होता है वो ऑयल जो है उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह जो है ये कंजर्वेटर उपलब्ध कराता है। तो ये इस क्वेश्चन में अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दे रखा है कि नमी के प्रवेश को रोकता है, इसके लिए जो है अपन ब्रीदर प्रयोग करते हैं, तो ये नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है। और डी ऑप्शन जो है वो है कि लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से पढ़े तो लिखा गया है कि अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। लोड वेरिएशन पर ऑयल लेवल के जो एक्सपेंशन के लिए जो जगह है वो अपना कंजर्वेटर जो है वो उपलब्ध कराता है। वैसे सी ऑप्शन में इसमें लिखा गया है कि अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर के लिए जो है वो एक्सप्लोजन वेंट जो है वो लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर 221 पे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, देखिए ट्रांसफार्मर में वैसे तो कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, एल्कलाइन टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, और ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। तो मेन तो दो ही टेस्ट है यहाँ पर, दो टेस्ट आप कम से कम याद रखें। दो टेस्ट है, एक तो होता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये जो है ये दोनों टेस्ट आप जो है ये दोनों टेस्ट आप ध्यान रखिए कि किसके लिए किए जाते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये लोहे हानियों को पता करने के लिए किया जाता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ये अपने ताम्र हानि को पता करने के लिए यानी कॉपर लॉस को पता करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कॉपर लॉस के लिए अपन जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें 222 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन, इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है की गणना करें यदि शून्य भार पर यानी नो लोड पर वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट है और पूर्ण भार पर यानी फुल लोड पर वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। इसका फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन का मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का, कि नो लोड का जो वोल्टेज होता है उसमें से माइनस करते हैं फुल लोड का वोल्टेज बटा फुल लोड का वोल्टेज का अपन इसमें डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई में 100 इसमें कर देते हैं। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन मान रखेंगे नो लोड का वोल्टेज 240 है, फुल लोड का वोल्टेज 220 है। तो ऊपर तो जो है वो 20 आ गया है क्योंकि 240 माइनस 220 हो जाएगा और नीचे जो है ये 220 मल्टीप्लाई 100 आ गया है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है आप इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 223 नंबर, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर, ये कोई इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर उपयोग करने का जो उद्देश्य होता है वो एडी करंट लॉस को कम करना होता है। तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक क्षति जो है वो ट्रांसफार्मर में होती नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 है कि ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि कौन सी है। ये ट्रांसफार्मर की एक कूलिंग मेथड बताया गया है कि ये किस प्रकार का कूलिंग मेथड है। तो वैसे तो देखो ये आपको ध्यान से समझेंगे देखेंगे तो आराम से बिल्कुल समझ में आने वाला है क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो तेल कुलित के लिए बताए गए हैं।
अब तेल वेले में कौन से हैं, तो देखो मैं आपको इस चित्र को अगर डायग्राम को ध्यान से समझाने की कोशिश करूं तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसका जो है ये तो एक मेन टैंक है, ये इसका पूरा पूरा जो है ये मेन टैंक है, और ये इसके अंदर कोर और वाइंडिंग जो है वो की हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और बीच में इसमें जो है ये ऑयल भरा हुआ है। ये साइड में आप जो नलियाँ देख रहे हैं ये आपको इनको रेडिएटर पाइप कहा जाता है, या कूलिंग पाइप इनको आप कह सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जब सप्लाई दी जाती है और लोड के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो हाई करंट की वजह से ये ऑयल जो है ये गर्म होता है, तो गर्म ऑयल जो है वो ऊपर चला जाता है और ठंडा ऑयल जो है वो नीचे रहता है। तो गर्म ऑयल को जो है ठंडा करना होता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, ये वाइंडिंग जल सकती है। तो ये जो गर्म ऑयल जो है ये इन पाइपों के ऊपर वाले हिस्से से जो है पाइप के अंदर आता है, और पाइप के अंदर आकर जो है ये पाइप जो है मेन टैंक से बाहर लगे हुए होते हैं। जो नेचुरल हवा है उस नेचुरल हवा से ये नलियों के अंदर या पाइप के अंदर जो ऑयल है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक हवा से जो है वो ठंडा होता है और वापस जो है ट्रांसफार्मर के नीचे जो है वो चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है इस टाइप से चलता रहता है। तो ये जो है ये प्राकृतिक कूलिंग मेथड है, ऑयल प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग करते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो शर्त होती है वो होती है कि उसकी दोनों हानियां हैं वो बराबर हो जाए। देखिए ट्रांसफार्मर में दो ही प्रकार के लॉस होते हैं। अदर मशीन्स के अंदर आप देखेंगे तो तीन प्रकार के लॉस पाए जाते हैं, लोह क्षति, ताम्र क्षति और यांत्रिक क्षति। लेकिन ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस यानी यांत्रिक क्षति जो है वो नहीं होती है। तो इसके अंदर जो अपने ताम्र क्षति और लोह क्षति अगर बराबर हो जाती है तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम मानी जाती है, यानी ताम्र हानि बराबर लोह हानि होगी, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 226 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। देखो बकोल्ज रिले एक इस प्रकार की रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग होती है। रिले है तो ये बिल्कुल सेफ्टी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर में ओवरलोड या होने पर ये ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये किस टाइप की होती है तो मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ, इसी में ये क्वेश्चन का जो है ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये चित्र आप देखिए, बिल्कुल ये जो है ये अपने इसमें बकोल्ज रिले का जो है ये बकोल्ज रिले का जो है डायग्राम आपको बताया गया है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो इसके अंदर आप देखिए कि ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर मेन टैंक में जुड़ा हुआ होता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कंजर्वेटर में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप को क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले कहाँ उपयोग होती है, तो मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये बकोल्ज रिले जो है ये उपयोग की जाती है। ओवरलोड होने के ऊपर ये अलार्म बजाकर इस सर्किट को ट्रिप कर देती है और सुरक्षित रखती है। तो ये कैसे कार्य करती है, तो इसमें आप देखेंगे दो फ्लोट है, एक फ्लोट जो है ये वाला है, एक फ्लोट जो है ये वाला है। ये ऊपर वाला फ्लोट जो है ये अलार्म सर्किट के लिए है, और ये नीचे वाला जो फ्लोट है 2 नंबर वाला ये अपने ट्रिपिंग सर्किट के लिए है, यानी सर्किट ट्रिप करके ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से बंद कर देता है। तो ये वाला जो फ्लोट है, इस फ्लोट के अंदर यहाँ पर जो है इसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है, इस टाइप से इनके अंदर जो है यहाँ पर मरकरी भरी हुई होती है। तो ये जो है इस ऑयल प्रवाह की वजह से जो है ये अपने वर्क करते हैं। पूरी थ्योरी की क्लास के अंदर इसके फुल डिटेल से इसको बताया जाता है। तो ऊपर वाले फ्लोट के अंदर जो है यहाँ पे मरकरी भरी होती है, और ये किस काम के लिए होता है, वैसे दोनों ही ये अपने एक ही वर्क होता है कि ओवरलोड की स्थिति के अंदर जो है इसको बता देते हैं, तो इसको ट्रांसफार्मर को बचा देते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इसके अंदर। देखो ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन बताया गया है कि नमी की उपस्थिति में सक्रिय करता है। नहीं, नमी की उपस्थिति में एक बकोल्ज रिले एक्टिव थोड़ी होती है, इसके लिए तो ब्रीदर लगा हुआ होता है। अति भार की स्थिति में सक्रिय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओपन सर्किट पर एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगा, तापमान ही नहीं बढ़ेगा, उस तापमान की स्थिति में सक्रिय हो जाएगा। देखो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी पर भी थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन अगर आप इसको बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 227 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है।
यानी कम जो वर्तमान ट्रांसफार्मर यहाँ पे किसको बोला गया, इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो ये इंग्लिश में आपको लिखा गया है कि करंट ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। दो प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एक तो सीटी होता है, एक पीटी होता है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सीटी जो है ये इसके अंदर जो कोर होती है वो लो रिएक्टेंस वाली क्यों बनाई जाती है और ऐसी क्यों बनाई जाती है जिसके अंदर कोर लॉस जो है वो कम से कम हो, यानी लो हानियाँ कम से कम हो। क्योंकि इसके अंदर जो है आप समझेंगे कि इस टाइप की कोर क्यों बनाई जाती है। तो ये सीटी जो है अपने किस लिए यूज होता है, सीटी यूज होता है करंट जो है हाई करंट को मेज़र करने के लिए जो है अपने सीटी का उपयोग करते हैं, और पीटी का उपयोग अपन हाई वोल्टेज के लिए मेज़र करने का उपयोग करते हैं। तो जब हाई करंट को मेज़र करना है और उसके कोर के अंदर यदि हानियाँ होती है, उसका रिएक्टेंस जो है वो अधिक होगा, तो फिर उसकी जो रीडिंग है वो सही नहीं आ पाएगी करंट की। इसलिए अपन इस सीटी की जो कोर होती है वो लो रिएक्टेंस और कम कोर हानियों वाली बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो अपने रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें पढ़ने में त्रुटि को कम करने के, यानी रीडिंग के अंदर एरर जो है वो कम से कम हो, इसलिए अपन इसके इस टाइप की कोर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 228 नंबर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए है कि विभव ट्रांसफार्मर को रीडिंग में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। यहाँ पढ़ने के लिए जो है ये रीडिंग को बोला गया है, ये ट्रांसलेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है कि विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रीडिंग को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे कि त्रुटि को कम करने के लिए अपन क्या करें, रीडिंग को कम नहीं करना, त्रुटि यानी जो एरर जो होता है उसको कम करने के लिए अपन ऐसी कोर प्रयोग करेंगे जो हाई क्वालिटी की हो, गुड क्वालिटी की हो। तो अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री कोर सामग्री प्रयोग करके अपन इस टाइप की रीडिंग को, एरर को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। 229 नंबर क्वेश्चन है कि ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को काट दिया जाता है, क्यों काट दिया जाता है। तो देखो ये जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आइसोलेटर होता है वो आइसोलेटर भी अपना ऑफ लोड स्विच होता है। आइसोलेटर एक प्रकार के मेन स्विच के श्रेणी में आते हैं। वैसे ये टेप चेंजर भी जो है ये एक सर्किट को दूसरे सर्किट से कनेक्ट करने के लिए आते हैं। तो इनके लिए बोला गया है कि इनको चलाने से पहले जो लोड होता है उसको हटा दिया जाता है और फिर बाद में इसको चेंज ओवर किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, लोड के चालू लोड में क्यों नहीं किया जाता। तो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि चालू लोड में अगर आप टेप चेंज करते हैं, टेप चेंजर करते हैं, चेंज ओवर करते हैं, तो उस समय जो उसके कॉन्टैक्ट बिंदु होते हैं वहाँ पर बहुत भारी स्पार्किंग हो जिससे आग लगने का या कॉन्टैक्ट जलने का बहुत खतरा रहता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उसको लोड से हटाकर जो है उसे ऑन किया जाता है या चेंज किया जाता है। तो संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 230 है कि पावर ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है। तो पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है अपने बुकोल्स रिले है। ऑयल प्रकार के जो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होते हैं वहीं पर इनका उपयोग किया जाता है। तो आज इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले वीडियो में 231 नंबर से क्वेश्चन से करने वाले हैं, आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो ये कैसे लगे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये जो रेगुलर स्टडी से कनेक्ट हैं उन्हीं को ये क्वेश्चन आसान लगते हैं, उन्हीं को ये डिटेल से समझ में आते हैं। ITI वालों के लिए तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हाई परसेंटेज बनाने का बहुत शानदार मौका होता है कि इस टाइप की जो 4 PDF होती है उनको पढ़ लीजिए और अच्छे से अपने जो है परसेंटेज को बनाइए। वैसे अभी फ़िलहाल तो ये PDF ही है। अगर ये PDF और चेंज होती है तो मैं इसके लिए आपको बार बार सजेस्ट करता रहूँगा, ध्यान देता रहूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ कि इस टाइप की। तो धन्यवाद, आप इस टाइप की वीडियो को जो है आगे भी देखते रहें।